नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार इस समय करेक्शन फेज में है। बाजार अनसर्टन है। उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है भारतीय शेयर मार्केट में। और ऐसे में कई निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियोज पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। तो सिर्फ बाजार के स्टॉक निवेश की ही बात नहीं, आपके म्यूचुअल फंड्स की बात होना भी बेहद जरूरी है। और इसलिए हर हफ्ते हम आपके सामने लेकर के आते हैं फायदे के फंड नाम का एक खास एपिसोड, और जिसमें हम बात करते हैं फायदे के फंड से रिलेटेड, यानी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपके म्यूचुअल फंड से बने पोर्टफोलियो से रिलेटेड। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ पंकज मिटपाल जी मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिमा जी। सर, बाजार इस समय करेक्शन फेज में देखा जा रहा है। बाजार में थोड़े उतार चढ़ाव है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप इस समय शेयर मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या है आपका व्यू पॉइंट इस समय बाजार को लेकर के? देखिए अनिमा जी, ऐसा है कि ये शेयर मार्केट का एक नेचर है। मार्केट में उतार चढ़ाव ये पहली बार नहीं है। कम से कम 2000 से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जब डॉट कॉम बबल क्रैश हुआ 2004 में, मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा। एक दिन में 17% की गिरावट हमने देखी। उसके जी। बाद में 2004 से लेकर 2000 जनवरी 8 तक अच्छी तेजी देखी गई। फिर उसके बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए 8 में, और 21,200 पर जो सेंसेक्स था वो अक्टूबर 2008 में गिरकर 7,600 पे आ गया। हमने इतनी बुरी तरह से मार्केट गिरते हुए देखा। उसके बाद में हमने देखा कि फिर तेजी आई, और उसके बाद में यानी कि 8 से लेकर 13 तक तो मार्केट डाउन ही था, जी। लेकिन 13 के बाद फिर तेजी आई। हम्म। फिर 20 में फिर गिरावट देखी हमने जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, और उसके बाद फिर हमने देखा वैक्सीन आई और मार्केट ऊपर चला गया। फिर हम देख रहे हैं 24 में कि गिरावट आई है। तो ये पहली बार नहीं आई है और आखिरी बार भी नहीं है। एक बात तय है, क्या होता है कि इन्वेस्टर्स एक तो पुरानी हिस्ट्री भूल जाते हैं कई बार। दूसरी बात यह होता है कि कई इन्वेस्टर्स नए होते हैं, उन्होंने पास्ट नहीं देखा होता है, डेटा को एनालाइज नहीं करते, तब ये ऐसा लगता है कि अभी ये हुआ है। तो हम्म। यदि आप सही समय पर निवेश करेंगे, आप सोचिए ना, मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको कि 2008 में जब सेंसेक्स 21,000 पे था, उस वक्त किसने इन्वेस्ट किया हो और जी। फिर 2013 तक कोई पैसा नहीं बना, हम्म। लेकिन किसी ने अक्टूबर 2008 में इन्वेस्ट किया हो, जब 7,600 पे सेंसेक्स आया था लगभग, उस वक्त इन्वेस्ट किया हो, और तब 13 में जब 21,000 पर मार्केट आया, तो मतलब 3 टाइम हो गया। तो एक वो जी। इन्वेस्टर से तेजी में इन्वेस्ट किया और उसने 8 से लेकर 13 तक 5 साल में कोई पैसा नहीं बनाया, हम्म। और दूसरा इन्वेस्टर जिसने मंदी में इन्वेस्ट किया, जब मार्केट गिरावट आई तब इन्वेस्ट किया, उसका उसी समय में 3 गुना पैसा बन गया। तो जब मार्केट में गिरावट आती है, अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। एक बात है, धैर्य रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए बनी हुई है। कम से कम 5 साल का नजरिया हो, तभी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें। उससे कम समय के लिए आपके पास में और दूसरे विकल्प हैं। जी बिल्कुल। सर, शेयर मार्केट से रिलेटेड एक फिनोमेना इस करेक्टिव फेज में बहुत सामने आया कि एफआईआई जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो संस्थागत निवेशक हैं, अब खरीदारी भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या ये कहें कि एफआईआई की वापसी हो चुकी है अब शेयर मार्केट में? अब इस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए? नहीं, ये कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा। देखिए, एफआईआई आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिकवाली भी अच्छी हो रही है। हमने देखा कि जब एफआईआई बेच रहे थे तो डीआईआई खरीद रहे थे, लेकिन कुछ समय से देखा गया कि एफआईआई ने भी खरीद की है। बट हम्म। उसके बावजूद भी ये जो हमने एक हफ्ते में थोड़ा सा मूवमेंट देखा पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि सब कुछ ठीक हो गया है। अभी भी आपको सतर्क रहना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लंबा नजरिया हो, तो आप बैठिए मत, पैसा लगाना चाहिए। और अरुणिमा जी की बात बताऊंगा आपको मैं। हमने देखा कि निफ्टी 50 जी। 22,000 के नीचे आ गया था, 21,800 निफ्टी 50 आया, तो सब घबरा गए और ये कह रहे थे कि अब तो मतलब शायद बहुत सारे ऐसे रील्स आपको मिल जाएंगी या वीडियोज मिल जाएंगे जो कह रहे थे कि 16,000 17,000 पर निफ्टी आ जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि पॉजिटिव मूवमेंट आया और 23,000 का आंकड़ा पार होगा। तो हम्म। यानी कि 1,000 पॉइंट्स का हमने मूवमेंट देखा बहुत छोटे समय में, और इसमें अब इन्वेस्टर्स इतने बुलिश हो गए कि शायद यहां से पॉजिटिव ही होगा। तो हम्म। ऐसा भी कहना सही नहीं होगा कि अब यहां से हम तेजी देखेंगे, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत भी नहीं है। सच्चाई यह है कि पैसा है तो उसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कीजिए और फिर हम्म। चुपचाप
बैठ जाइए, वेट कीजिए, तभी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। जी, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी भी बहुत अहम होती है सर। जैसा आप समझा रहे हैं कि वेट जरूर करना चाहिए, बैठ के एक बार एनालिसिस भी करना चाहिए बाजार का, सिर्फ निवेश ही नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन सर, क्या अभी ये करेक्शन फेज जो मार्केट का चल रहा है, क्या ये सही मौका है इस समय निवेश करने का? देखिए, मैंने ना इस सवाल का उत्तर शायद थोड़ा जल्दी दे दिया। जो मैंने कहा ना कि मार्केट नीचे आता है तो आपको हम्म, फायदा ज्यादा होने की उम्मीद होती है। जी एग्जाम्पल दिया 2008 का, एक ही जी। साल के अंदर एक इन्वेस्टर जिसने 21,000 के सेंसेक्स पर निवेश किया और एक निवेशक जिसने हम्म, 7,600 का जब सेंसेक्स आया तब निवेश किया। जी। तो आप देखिए किसको फायदा ज्यादा हुआ। तो यही होगा, अगर इस वक्त पर आप निवेश करते हैं और जब हम्म, मार्केट में तेजी आएगी तो उस हम्म, वक्त कितना आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। पर जैसा हम अभी बात कर रहे थे, इससे पहले सवाल मैंने उत्तर दिया कि हम्म, ये वक्त ऐसा नहीं है कि मैं यहां से कहूं कि अब मार्केट में रैली होगी, एकदम पॉजिटिव रहेगा। तो हम्म, आपको हिस्सों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके हम्म, पास में 100 रुपए हैं तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया आप पूरा एक दिन में इन्वेस्ट कर दीजिए। 1 लाख रुपया है तो एक दिन में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन हम्म, आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए। जी। तो सर, ये जो अभी आपने बताया कि किस तरीके से निवेश करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का तरीका तो यही होना चाहिए। पर बाजार में जो अभी मूड माहौल चल रहा है, क्या इसको लेकर के एसआईपी से जुड़ी कोई खास रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी इस समय निवेशकों को लेकर के चलना चाहिए? पैनिक की सिचुएशन से थोड़ा निकल करके और बाजार के मूड माहौल को देख करके जो निराश हो रहे हैं निवेशक, उनके लिए एसआईपी की क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए हंडिमा जी, ऐसा है कि पहली बात, एसआईपी करने की वजह होती है कैश फ्लो। अगर जी। आप ये कह रहे हैं कि हर महीने इनकम आएगी, उसमें से आप इन्वेस्ट करेंगे, जो हम्म, सैलरी है आपके, जो भी इनकम है, तो आप किसी भी वक्त शुरू कीजिए, चाहे वो मार्केट तेजी में हो या मंदी में हो। हम्म, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म एसआईपी करेंगे तो उसमें तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपकी एनएवी बहुत ऊपर चली जाएगी, मार्केट तेजी में होगा। तो उसके हम्म, लिए टाइम करने की जरूरत नहीं है। अब हर वक्त सही समय है शुरू करने के लिए। पर दूसरी बात यह है कि अगर पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, ऑलरेडी है अवेलेबल, पर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई मार्केट नीचे आएगा तब करूंगा या बहुत नीचे जाएगा तब करूंगा, तो मैं हम्म, ये कह रहा हूं कि लमसम पैसा है तो उसे हम्म, आप कुछ किस्तों में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है। हम्म, एसआईपी का सवाल है तो सिंपल सी बात है कि पैसा आपके पास लमसम अवेलेबल नहीं है, हर महीने सैलरी आ रही है, उसमें से आप बचा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। हम्म, उसमें आपने बोला स्ट्रेटेजी, देखिए पहली बात तो यह है कि आप अपने गोल तय कीजिए कि कितनी अवधि के आपके गोल हैं, कब आपको पैसे की जरूरत लगेगी। उस हिसाब से आप सही स्कीम का चुनाव कीजिए। अगर आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं तो नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम 5 साल तो रखिए। हम्म, अगर आप 3 साल से 5 साल की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हाइब्रिड फंड, स्पेशली डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है, उन फंड्स में कीजिए। और हम्म, भी कम टाइम है तो आप फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर डेट फंड में निवेश कीजिए। तो आपका जो स्कीम का चुनाव है वो आपकी जो अवधि है निवेश की, उसके हिसाब से तय होनी चाहिए। और अनिमा जी, एक बात और बताऊंगा, देखिए एसआईपी को हम सब समझ गए हैं, इंडिया में अब बहुत पॉपुलर हो हम्म, गई है हम्म, एसआईपी, लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन हम्म, अभी भी जो स्टेप अप एसआईपी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस शायद इतना नहीं समझते हैं। मैं आपको हम्म, बताता हूं, अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करते हैं और 12% का सीएजीआर निकल कर आता है, तो हम्म, करीब 20 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए। 20 साल में हम्म, 1 करोड़ रुपया बनेगा। बट अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं, सिर्फ 10% से हर साल, हालांकि देखा जाए तो अगर हम 20-15 साल की बात करें तो कई बार आपका प्रमोशन होगा या बिजनेस है तो इनकम बढ़ेगी, हम्म, बहुत तेजी से बढ़ेगी। मतलब 10% तो हम एक इन्फ्लेशन मान के चलते हैं कि हर साल जो सैलरी में एक इंक्रीमेंट होता है। बट जब प्रमोशन होते हैं या जॉब स्विच करते हैं कई जी बार कुछ जी। एम्प्लॉयज, हम्म, तो ऐसे में यदि और बढ़ाएंगे तो कितना फायदा होगा। बट 10% से भी बात करूं अगर मैं, आप इंक्रीमेंट करें तो 10,000 की एसआईपी 10% एवरी ईयर आप इंक्रीमेंट कीजिए, आपको हम्म, 20 की जगह 16 साल में ही 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इसके लिए जी एसआईपी शुरू कीजिए, सही स्कीम में कीजिए, और साथ में स्टेप अप आपको करना है, इसका ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। सर, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी करेक्ट हो चुके हैं बाजार में इस समय। और हम हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं उस समय लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात जरूर करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके के फंड्स में कैसे निवेश करना चाहिए। लेकिन अभी जो करेक्शन फेज के दौरान वैल्यूएशंस की बात हो रही थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुके थे, इसलिए गिरावट तेजी से आई इनमें। अभी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं क्या मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के? नहीं, अभी भी वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप के एक्सपेंसिव हैं।
हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि यहाँ पर 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं बात करूं कि थोड़ा यहाँ पर और भी तेजी देखी गई स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। तो अभी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप ही बेटर चॉइस मानी जाएगी। बट फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप है और छोटी मात्रा में है तो आप बने रह सकते हैं। जी, लेकिन सर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो ऐसे लोग अब रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस कैसे करके चलें? पोर्टफोलियो को अब किस तरीके से मैनेज करें, अपने पोर्टफोलियो को अब किस तरीके से बनाएं कि मिड कैप और स्मॉल कैप से जो उनको डेंट लगा है पोर्टफोलियो में वो मैनेज हो जाए? देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी रिकवरी होगी। हम्म। पेशेंस की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पिछले समय में हमने जब देखा कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छी तेजी देखी गई तो हम्म। निवेशकों ने होलसेल में भर भर के अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स या उसकी मात्रा को बहुत बढ़ा लिया। तो ये हम्म। मेरे हिसाब से तब भी गलत था, आज भी गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है तो हम्म। उसे आप रीबैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा उसको घटा सकते हैं और जी। लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं। उसकी एक हम्म। वजह यह भी है, एक तो वैल्यूएशन की बात करें तो लार्ज कैप की वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप से बेटर हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि जब एफआईआईस वापस आएंगे पूरी हम्म। तरह से तो वो आपने देखा है कि लार्ज कैप में ही बाइंग करते हैं, वो हम्म। लार्ज कैप स्टॉक्स ही बाई करते हैं। तो जी। इसका मतलब यह है कि रिकवरी लार्ज कैप में जल्दी आएगी मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। तो इस हम्म। हिसाब से भी यदि लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाएंगे पोर्टफोलियो में तो ये बेहतर साबित हो सकता है। जी। सर इस समय जो बाजार की गिरावट है, लोगों में कंफ्यूजन भी है, ऐसे में आपसे जरूर सजेशन लेना सबसे सही और सबसे सटीक तरीका समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से चुने, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपकी नजर में इस समय चुनना सही होगा निवेशकों के लिए? देखिए, अगेन डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और कितनी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। बट यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हर तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया जा सकता है और हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में होती है। तो उनको लगेगा कि लार्ज कैप के लिए मार्केट बेहतर है तो लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा होगा, और हम्म। जब ऐसा लगेगा कि स्मॉल कैप मिड कैप की वैल्यूएशन ठीक हो गई हैं तो शायद वो एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो ये हम्म। कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, इसमें निवेश किया जा सकता है। हम्म। उसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पर डेट में भी रेट कट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और हमने रेट कट देखा भी है पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में, हम्म। और गोल्ड में तेजी हम देख रहे हैं काफी अच्छी बनी हुई है। हम्म। यदि आप एक डायनेमिक मल्टी असेट यदि आप एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें जहां पर इक्विटी डेट एंड गोल्ड सभी मिल सकता है, वो कैटेगरी भी एक अच्छी हो सकती है। उसके अलावा यदि गोल्ड का एक्सपोजर ऑलरेडी आपके पास में है, आप चाहते हैं इक्विटी और डेट ही रहे, तो डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है ये कैटेगरी अच्छी है। तो 3 कैटेगरी का हमने जिक्र किया, एक हो गया कि इक्विटी एंड डेट दोनों में रहे तो वो वहां पर डायनेमिक असेट एलोकेशन या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं वो कैटेगरी। हम्म। थोड़ा सा गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए आपको साथ में और आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, तो मेरे हिसाब से मल्टी असेट एलोकेशन कैटेगरी का जो फंड है वो बहुत अच्छे हैं। और यदि आपको इक्विटी में निवेश करना है ओनली, नॉट नो डेट एंड नो गोल्ड, तो ऐसे में फिर आपके पास में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। सर फंड मैनेजर्स तो लोगों का जो पैसा होता है, लोगों की जो गाढ़ी कमाई होती है, उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग फंड्स में लगाते हैं ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं जिससे लोगों का खुद का एक्सपोजर भी बढ़ गया है मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, कहीं ना कहीं खुद से बिना जांच पड़ताल के कि बाजार तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और तुरंत तुरंत कहीं भी पैसा लगाओ वो पैसा बन जा रहा था। कहीं ऐसा निवेशक थोड़ा ज्यादा मुश्किल में फंसते हुए तो नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि समझ में नहीं आया, जहां पैसा लगाया वहां पैसा बन गया, पर अब ऐसे लोगों का पोर्टफोलियो फंस गया है। अर्णिमा जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि होता क्या है, तेजी के मार्केट में चाहे स्टॉक्स की बात हो या म्यूचुअल फंड्स की बात हो, वो हम्म। खराब फंड आपको मान लो 15% रिटर्न दे रहा था, अच्छा हम्म। फंड आपको 25% दे रहा था, तो आपको लगा भाई 15 भी अच्छे हैं 25 भी अच्छे हैं, सब कुछ हम्म। अच्छा ही लग रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि सिलेक्शन सही हो, और सही का मतलब ये नहीं होता, कई बार होता है कि फंड अच्छा है पर क्या वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, आपका हम्म। नजरिया कितना लंबा है,
आपने हो सकता है कि एक स्मॉल कैप फंड में निवेश कर दिया, उसने एक साल में 80-90% रिटर्न दिया था, बट आपने एंट्री की जब ऑलरेडी मार्केट में तेजी आ गई थी, और फिर अब हम्म। वहां पर आप देख रहे हैं कि काफी नुकसान हो गया है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि असेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ऐप पर आप निवेश कर लें, वो हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। एक तो हो सकता है कि फंड ही अच्छा ना हो, उस टाइम पे उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, पर वो हम्म। कैटेगरी इतनी सुटेबल ना हो, और दूसरी बात, वो कैटेगरी अच्छी हो पर शायद आपके के लिए फिट नहीं बैठती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए या तो आप नॉलेज गेन कीजिए किसी भी तरह से, इस तरह के शोज देखकर भी आपको काफी नॉलेज मिलती है, आप पढ़ाई कीजिए, और हम्म। अदरवाइज तो किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेनी चाहिए। भले ही आपको लगता है कि हम अगर रेगुलर प्लान में करेंगे उसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, बट अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ज्यादा हो सकता है। मैं आपको जी। ना एक उदाहरण भी दूंगा कुछ स्कीम्स के, तो आपको बड़ा हम्म। सरप्राइज होगा कि जो लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में नुकसान हो गया, फायदा हो गया। एक स्कीम का मैं जिक्र करूँ, अगर टाइम है आपके पास में तो एक बात जी बताता बिल्कुल हूँ। सर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक वैल्यू स्टाइल वाला डाइवर्सिफाइड फंड है, और हम्म। काफी पुराना फंड है। 1995 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो हम्म। सॉरी, ईयर 2004 में लॉन्च हुई थी। 95 में अलग स्कीम बताऊंगा एक और आपको। हम्म। तो अगस्त 2004 में लॉन्च हुई थी, यानी कि 20 साल इस स्कीम ने कंप्लीट कर लिए हैं। हम्म। अब इस स्कीम की बात करें ना, तो लास्ट 3 इयर्स में करीब 20% रिटर्न निकल कर आया, सीएजीआर। लास्ट हम्म। 5 इयर्स का 32% से अधिक का रिटर्न है, और लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो 15% का सीएजीआर निकल कर आया है। और हम्म। अगर मैं बात करूं अगस्त 2004 जब से लॉन्च हुआ तब से आज तक का, इसका जो सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, वो है 20.06। इसका मतलब किसी निवेशक ने यदि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हो 2004 में, जब स्कीम लॉन्च हुई, तो हम्म। आज उसके पास में करीब 43,62,000 रुपीज होते। हम्म। 43,62,000 रुपया 1 लाख से बढ़कर इतना हो गया होता। मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं, लमसम 1 लाख रुपया लगाया होता इंसेप्शन पर। तो आप हम्म। देखिए कि वेल्थ क्रिएशन की कितनी संभावना है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। बट होता क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि जब बात कर रहा हूं कि 20% सीएजीआर, 30%, ये हर साल दर साल ऐसा आया है। कभी हम्म। नेगेटिव रिटर्न आए, कभी पॉजिटिव आए। जो रुके रहे उन्होंने इतना पैसा बनाया। मैं एक स्कीम का जिक्र और करता हूं, बड़ा काम आएगा। देखिए, लोग कई बार कहते हैं ना कि ऐसा है, अभी ये एनएवी बहुत बढ़ गई है, अभी करें कि नहीं करें। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक मिड कैप फंड है, जो हम्म। कि अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था। हम्म। अब इस फंड की भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर आप रिटर्न देखें पास्ट के तो काफी अच्छे रहे, बट मैं अगर बात करूं स्टार्टिंग से, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हो 1995 में, तो करीब 22% का सीएजीआर निकल कर आया। यानी कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हो तो करीब करीब 37 लाख पकड़ लीजिए, 36,86,000 रुपया निवेशक का बन गया। तो हम्म। 1 लाख रुपया निवेश करके आप कहाँ देख रहे हैं 36 37 लाख, 42 लाख। ये भी संभावना रहती है, बट इसका मतलब ये जी। नहीं है कि हमेशा आपको 20% ही ग्रोथ मिलेगी। हम तो हमेशा कैलकुलेशन में, मैं तो हमेशा जब भी बात करता हूँ आपसे, तो जी। 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि बारह हम्म। तेरह परसेंट की उम्मीद रखिए। बट देखा हम्म। जाए ये गारंटीड नहीं है। रिटर्न्स आगे ऐसे मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन जी। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वेल्थ उसकी ही बनी है जिसने लॉन्ग टर्म तक निवेश किया है, रुका रहा है, पेशेंस रखा है, तो वेल्थ क्रिएट हुई है। जी सर। यानी कि जो टैगलाइन दी गई है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसको अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड्स निवेश करते रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, एसआईपी के जरिए निवेश हमेशा होते रहना चाहिए। लेकिन जो दौर अभी हम देख रहे हैं सर, यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या फिर से वही एक कॉन्फिडेंस वाला दौर म्यूचुअल फंड्स में जल्द लौटता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस जो हिल गया है निवेशकों का, वो वापस आएगा क्या तेजी से? अब देखिए, कॉन्फिडेंस गिरना ही नहीं चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जो मैंने पहले शुरुआत में बताया आपको, 2000, 2004, 2008, 2020 सारे एग्जाम्पल दिए, तो उसके मुकाबले में तो गिरावट कुछ भी नहीं है। तो हम्म। इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, निवेश करते रहिए। और हम्म। रीजन अलग होते हैं, इस वक्त का रीजन तो वैसे भी अलग है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी। हमने हम्म। देखा कि 21 से लेके 24 तक इतनी तेजी हुई कि मार्केट में वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गई थी। तो वो करेक्ट हुई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब आप ये बोलें कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है या कोई बहुत बड़ी वार छिड़ गई है। ऐसा कुछ रीजन है नहीं। ये तो हम्म। सिंपल है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई थी, वो करेक्ट हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं। आप निवेश कीजिए, थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में, टुकड़ों में निवेश कीजिए, और 5 साल का नजरिया रखिए। लॉन्ग हम्म। टर्म में मुझे तो उम्मीद है कि आप अच्छे पैसे बना पाएंगे। अब वो 5 साल हो, 7 साल हो, या थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इक्विटी है तो 5 साल तो आप कम से कम
मानकर चलिए कि आपको तभी निवेश करना चाहिए जब हाथ में टाइम हो। जी सर, वैसे इस समय आप कौन से सेक्टर्स या थीम्स पर बुलिश हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो खैर थीम और सेक्टर का जिक्र कर दूंगा, लेकिन निवेशकों को मेरी राय यही है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने पिछले डिफेंस फंड, पीएसयू थीम, उनकी तेजी देखकर बहुत पैसा लगाया था। और हम्म। जब वहां पर इतना अच्छा बड़ा करेक्शन हो गया तो निवेशक बोल रहे हैं हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो थीम और सेक्टर्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर लार्ज कैप में गिरावट, मान लीजिए डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप या निफ्टी 50 में हम बात करें, वहां पे आप अगर 13% 14% गिरावट देखेंगे, तो हो सकता है कि किसी थीम में, सेक्टर में आपको 25-30% की गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि फोकस्ड या कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होते हैं। तो मेरा तो राय यह है कि आप डाइवर्सिफाइड में रहिए। फिर भी आपने जो कि सवाल पूछा है, तो बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, हेल्थ केयर मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी बात की जाए, जहाँ तक थीम का सवाल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिजिटल इंडिया थीम जो है, जहाँ पर कि ये फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स इस तरह की कंपनी होती हैं, या इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं, इस तरह की कंपनीज होती हैं, वो थीम मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत बहुत ज़्यादा है, डिसरप्शन बहुत जल्दी होता है, बट फिर भी ये थीम या बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर, ये मुझे पर्सनली ठीक लग रहे हैं। बट मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है थीम और इसको लेकर। मैं तो यही कहूँगा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में और स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करें इस वक्त पर, या कुछ अच्छे फ्लेक्सी कैप में करें, जी। तो वो अच्छा रहेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल और आपसे लूंगी। हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनको हम लगातार एड्रेस भी करते हैं, लेकिन एक सवाल जो बहुत सारे लोगों की चिंता बनी हुई है इस समय, मान लीजिए हाइपोथेटिकली सर सिचुएशन बता रही हूँ आपको, क्योंकि इस तरीके से बहुत निवेशक फंस चुके हैं। मान लीजिए किसी ने रिटायरमेंट के लिए अपने प्लानिंग करनी शुरू करी थी, इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू किए थे, 14-15 साल तक अगर उस शख्स ने निवेश किया है और उसे 2024 के अंत या 25 में पैसा निकालना था अपना, लेकिन पोर्टफोलियो बाजार के करेक्ट होने के बाद लगभग 40 से 45% डाउन जा चुका है, जो कि ज्यादातर निवेशकों की इस समय सिचुएशन हो गई है। ऐसे में सर, ऐसे निवेशकों के लिए क्या सजेशन होगा? यहाँ पर जो निवेशक फंसे हुए हैं इस समय पर, उनको कैसे एग्जिट कराया जाएगा? देखो अनिमा जी, अगर कोई निवेशक रिटायरमेंट गोल लेके बैठा हुआ था और वो लास्ट तक वेट कर रहा था मेरा पूरा पैसा इक्विटी में रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो उसने फिर गलत किया। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, जब गोल के पास आ जाएं तो आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना चाहिए और सिस्टमेटिकली आपको इक्विटी से डेट में स्विच करना चाहिए। तो अगर आपके पास जब शुरुआत की 15-20 साल थे, तो पिछले 5 साल में तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि इक्विटी से धीरे धीरे आप डेट में स्विच होते जाते। और 2024 के टाइम पे ऐसा होना चाहिए था, इक्विटी में आपका 10% 15% इक्विटी बचती पोर्टफोलियो में, बाकी सब डेट होता, तो मार्केट गिरता भी तो आपको नुकसान नहीं होता। और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बट चलिए, अगर किसी ने गलती कर दी, आगे ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया आपने। और जो जी। भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, मैं तो ये कहूंगा कि जब भी, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन का गोल हो, रिटायरमेंट का गोल हो, पैसा मतलब वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप इक्विटी में निवेश कीजिए। बट गोल के नजदीक जब पहुंचते हैं, तो उससे पहले लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। 2 साल 5 साल पहले ही आप ये प्रोसेस चालू कर दीजिए कि आप इक्विटी से धीरे धीरे करके पैसे को डेट में स्विच कर रहे हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ हो जाए। बट सवाल यह है कि चलो किसी ने कर लिया तो आप क्या करें। अब देखिए, उसमें से एक चीज हो सकती है, अगर समय थोड़ा सा बचा हुआ है आपके पास में, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा करेक्ट होगा। लेकिन उसके अलावा अगर इमीडिएट जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि पूरे पोर्टफोलियो में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खर्चा महीने का मान लीजिए 50,000 रुपए का, और आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, आपको लगता है कि अगले 1 साल में मेरा 6 लाख रुपया खर्च होने वाला है, तो आप 6 लाख रुपए विड्रॉ करके और डेट में स्विच कर दीजिए। किसी उन ऐसी स्कीम में से जहां लगता है कि इनमें ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, या कुछ भी आपको लग रहा है कि वो स्कीम उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां से आप 1 साल के लिए पैसा निकालकर डेट में स्विच कर दीजिए। अब वो बढ़ेगा भले ही आपका पैसा 7-8% से 6% से जो भी है, बट एक बात तो पता है कि अगर खर्चा मेरा 50,000 का है, तो 12 महीने में 6 लाख लगने वाले हैं। मैंने 6 लाख साइड में कर दिया और उसमें से मैंने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे में से एचडब्ल्यूपी की, उन 6 लाख में से मैंने एचडब्ल्यूपी के जरिए हर महीने 50,000 रुपये कैसे भी आप विड्रॉ कर लीजिए। और 1 साल आप इंतजार करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वो तो बढ़ेगा। उसके बाद में फिर आप तरीके से किसी एक्सपर्ट की मदद से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, और फिर जो हम हमेशा एसडब्ल्यूपी के जरिए विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, उसे आप कर सकते हैं। बट फिलहाल 1 साल के लिए कम से कम आप साइड में पैसा रखिए। और ऐसा नहीं, ऐसे निवेशक हो सकता है, हम तो एक बात कर रहे हैं, बट शायद आपके पास में पहले से इतना पैसा हो
कि एक साल का हम्म। काम तो चल जाएगा, तो फिर मत हम्म। निकालिए पैसा, बिल्कुल भी इसको रहने दीजिए, बढ़ेगा पैसा। आपके पास जो पैसा है उससे आप फिलहाल का काम चला लीजिए, फिर ठीक होगा तब करेंगे। बट आगे के लिए, ये तो जिन्होंने गलती कर दी पैसा निकाला नहीं, उनके लिए सलाह है, बट आगे के लिए तो मैं यही कहूंगा, हमेशा गोल के नजदीक पहुंचने से पहले ही आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते जाइए, जोखिम हम्म। उसमें कम करते जाइए। लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपका साथ देगी वेल्थ क्रिएशन में, और शॉर्ट टर्म में डेट आपका साथ देगा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। जी बिल्कुल। तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज रखना बहुत जरूरी है, पोर्टफोलियो को लगातार चेक करते रहना और उसको लगातार रीबैलेंस करते रहना भी बहुत जरूरी है। इस पूरे सेशन में सर हमें आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है, किस तरीके से करेक्शन फेज में अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग रखा जाए, ये बेसिकली आज आपसे बहुत बखूबी जाना है हमने। हमारे साथ बिस्तक पे आज फायदे के फंड में जुड़ने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रणिमा जी। जी। तो पंकज जी के साथ आज पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस रखें, कैसे करेक्शन के फेज में अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग रखें, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी जानकारी आपको मिली है ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए बिस्तर।